आज शुक्र के दंड नीति व न्याय संबंधी विचारों के अध्ययन करेंगे। ये शुक्र ने दंड नीति के बारे में क्या बताया, उसने न्याय संबंधी विचार क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में दंड व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। शुक्र के मतानुसार दंड के माध्यम से असत आचरण की निवृत्ति होती है। प्रजाजन को दंड धर्म में संलग्न रखता है। दंड के कारण प्रजा अनेक प्रकार के बुरे कार्य करने से डरती है। वह विभिन्न प्रकार के अवैध, अनैतिक, अनुचित, समाज व धर्म विरोधी कार्य करने से डरती है। दंड के द्वारा ही शासन व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। इसलिए शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि दंड नीति का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। दंड के प्रयोग में अनावश्यक रूप से कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। शुक्र का मानना है कि प्रजा दंड के वजह से अपने धर्म का पालन करती है। शुक्र ने शुक्र नीति में दंड के सिद्धांत की बातें बताई हैं, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिस्थिति में दंड के प्रसंग में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। अर्थात दंड देते समय किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। दंड में निष्पक्षता का भाव होना अति आवश्यक है। पक्षपात पूर्ण दिया गया दंड शासक व प्रजा दोनों के हित में नहीं है। इसका परिणाम शासक व प्रजा दोनों को भुगतना पड़ता है। इसलिए दंड निष्पक्ष रूप से दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को समाज में उसकी स्थिति कैसी भी हो, चाहे उसे गुरुजन की स्थिति प्राप्त हो या सरकारी कर्मचारी अधिकारी की स्थिति प्राप्त हो, अपराध करने पर ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त व उचित दंड दिया जाना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की छूट से प्रजा में गलत संदेश जाता है। दंड की मात्रा और दंड की प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति तथा अपराध की गुरुता पर निर्भर होना चाहिए। अर्थात अपराध की प्रकृति कैसी है, अपराध की गुरुता कितनी है, इस बात को ध्यान में रखकर दंड की मात्रा और दंड की प्रकृति का निर्धारण करना चाहिए। न्यायिक अधिकारी द्वारा दंड देते समय अपनी व्यक्तिगत इच्छा, भावना, मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह तथा दुर्भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायिक अधिकारी को तर्क, तथ्य, विधि, नीति के प्रावधानों व साक्ष्यों को ही आधार माना जाना चाहिए। उसके आधार पर ही न्याय कार्य करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का पूरा अवसर देना चाहिए कि जो अपराधी है उसे अपने को निर्दोष सिद्ध करने का जो भी अवसर है उसे पूरी तरह देने चाहिए। दोष सिद्धि के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए कि जो कानून में प्रक्रिया निर्धारित की है उस प्रक्रिया के आधार पर ही किसी अपराधी को दोषी सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने दंड के बारे में बताया है। शुक्र ने शुक्र नीति में अपराधों के 4 प्रमुख भेद बताए। वो है कायिक, कि शारीरिक आघात के द्वारा किए जाने वाले अपराध को कायिक माना है। वाचिक, कि वाणी द्वारा किए गए अपराध को इसमें माना है। किसी को भी अपशब्द कहना, गलत भाषा बोलना, किसी को गलत निंदा करना आदि इसमें आते हैं वाचिक में। और जो मानसिक है, मन में अपराध करने का विचार आना, अपराध करने की सोचना, अपराध की यह श्रेणी ऐसी स्थिति का संकेत करती है कि अपराध करने की इच्छा थी, भले ही अपराध को वस्तुतः घटित न किया गया हो, चाहे उसने अपराध नहीं किया हो, लेकिन उसके मन में अपराध करने का विचार आया, अपराध करने की उसने सोचा, तो उसे मानसिक की श्रेणी में रखा है। एक है, अगला है सांसर्गिक। इस श्रेणी में ऐसे अपराध
शामिल किए गए हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं तो अपराध नहीं किया लेकिन उसे अपराध की जानकारी होती है तथा अपराधी के आपराधिक कृत्य में साथ रहने या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता की हो, वो आता है सांसर्गिक अपराध की श्रेणी। शुक्र नीति में अपराधों के दो और उपश्रेणियां बताई है। वो है कि ऐसा अपराध जो जानबूझकर सोच समझकर किया गया हो, और दूसरा है ऐसा अपराध जो सोच समझकर नहीं किया गया हो, जो अनायास ही हो गया हो। कि जो दो उपश्रेणियां बताई उसमें कहा कि एक तो ऐसा है जो किसी ने सोच समझकर साजिश पूर्वक अपराध किया हो, और एक ऐसा है कि उस अपराध के बारे में न कभी सोचा न उसमें विचार किया लेकिन अनायास ही उससे वो अपराध हो गया। तो इस प्रकार दो उपश्रेणियां बताई हैं। और शुक्र नीति में पुनः दो भेद और बताए हैं कि एक तो है स्वयं के द्वारा किया गया अपराध या उसके द्वारा करवाया गया अपराध, और दूसरा ऐसा अपराध जिसमें अपराधी ने स्वयं व्यक्ति से भाग नहीं लिया हो लेकिन अपराध उसकी सहमति से किया गया हो। ये उसने दो बताए कि एक तो उसने स्वयं ने अपराध किया हो और एक उसने स्वयं ने तो अपराध नहीं किया लेकिन दूसरे जो अपराध उसकी सहमति हो। शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में अपराधों की आवृत्ति के आधार पर चार श्रेणियां बताई है कि जो अपराधों की आवृत्ति है उसकी चार श्रेणियां का भी चर्चा की है कि किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया हो, अर्थात पहली बार अपराध किया हो, कि उसने एक ही अपराध किया या पहली बार अपराध किया हो। दूसरा है किसी व्यक्ति ने बार बार अपराध किया हो, कि वो बार बार एक अपराध किया, दूसरा अपराध किया, तीसरा किया, चौथा किया और बार बार अपराध करता जा रहा हो। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार निरंतर रूप से अपराध कर रहा हो, कि उसको लगातार वो अपराध कर रहा है, निरंतर रूप से अपराध कर रहा है। और चौथा ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही अपराधी हो तथा सामान्यतः अपराध में प्रवृत्ति हो जाना, कि जिसके स्वभाव में ही, जिसकी प्रकृति में ही अपराध करना हो, एक ऐसा है। तो इस प्रकार उन्होंने चार आवृत्तियां बताई हैं। शुक्र नीति में अपराधों के विषय, अपराधों की श्रेणियों का वर्गीकरण व्यावहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। कि जो व्यवहार में जो अपराध करते हैं, अपराधों की श्रेणियां हैं, अपराधियों का विषय वो व्यवहारिक बताया है और वो एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है। शुक्र ने कहा है कि अपराधों की उपयुक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए किसी अपराधी के लिए दंड की मात्रा व प्रकृति का निर्धारण करना चाहिए। कि जो उन्होंने अपराधों का वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए अपराधी के लिए दंड की मात्रा और दंड की प्रकृति के किस प्रकार का दंड देना उसको निर्धारण करना चाहिए। शुक्र नीति में गंभीर अपराधों के लिए अपराधी को देश निष्कासन के दंड देने की भी बात की है। कि अगर कोई अपराधी ने गंभीर अपराध किया हो और उसका देश में रहना देश के लिए परेशानी का कारण बने, वो बार बार में फिर अव्यवस्था फैलाए, तो ऐसे अपराधी को देश निष्कासन की बात की गई है। और शुक्र का विचार है कि जो राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए प्राण दंड दिया जा सकता है, कि जिसने राजद्रोह किया है, ऐसा गंभीर अपराध किया है, तो उसके लिए प्राण दंड भी दिया जा सकता है। सामान्यतः शुक्र प्राण दंड देने के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ राजद्रोह या कोई बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है उसके लिए ही प्राण दंड देने के पक्ष में है। वैसे सामान्य और दंडों के लिए वो प्राण दंड देने के पक्ष में नहीं है। अब देखते हैं न्याय संबंधी विचार। तो शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में न्याय का बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं की है, जिस प्रकार मनुस्मृति में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। कि जो मनुस्मृति है मनु के द्वारा लिखी गई और कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र, उसमें न्याय के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या की है। इतनी ज्यादा विस्तृत व्याख्या शुक्र ने शुक्र नीति में नहीं की है, लेकिन न्याय के संस्थागत और प्रक्रियात्मक पहलुओं का विवेचन किया है। जो न्याय के संस्थागत हैं और प्रक्रियात्मक पहलू हैं उनके बारे में सटीक और अच्छा विवेचन किया है तथा न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है। राज्य का प्रमुख दायित्व क्या है? न्याय की व्यवस्था करना भी है। और शुक्र ने न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, राजा एवं न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के बारे में विवेचन किया है। राजा को
संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रमुख निर्णायक व सर्वोच्च माना है तथा शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक कार्यों को संपन्न करना चाहिए, कि जो शास्त्रों में लिखा गया है शास्त्रों के अनुरूप हो, उसी के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाना चाहिए। न्यायिक निर्णयों को सभा सदों के परामर्श एवं शास्त्रों के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए तथा राजा को सभासदों की सहमति के बिना अकेले ही निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये बात भी शुक्र ने कही है कि जो भी न्यायिक निर्णय करने हों वो राजा सभासदों की सहमति से करे, अकेला नहीं करे। शुक्र नीति में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं भी निर्धारित की हैं। साथ ही न्यायिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए न्यायालयों को समुचित संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जिससे कि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। शुक्र ने न्यायालयों को दो मुख्य शाखाओं में बांटा है। प्रथम वे न्यायालय जिनका निर्माण स्थानीय संस्थाओं के रूप में माना गया है, और दूसरा वे न्यायालय जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। शुक्र ने राजा एवं न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता पर बल दिया है। न्यायाधीशों द्वारा मनमाने व्यवहार का निषेध किया गया है, कि जो न्यायाधीश हैं वो अपनी इच्छा से अपने मन के अनुसार व्यवहार नहीं करें, तथा कहा है कि राजा को न्याय करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। न्याय सभा के सदस्यगण एवं राजा को एकांत में वादी प्रतिवादी के कार्यों को कभी नहीं देखना चाहिए और वादी को भयमुक्त एवं आश्वस्त बनाए रखना चाहिए, कि जो वादी है वो भयमुक्त रहे, आश्वस्त रहे, वैसा वातावरण देना चाहिए। वादी व प्रतिवादी की बातों को भली भांति सुनकर सभासदों की राय से निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने दंड नीति एवं न्याय संबंधी विचार देकर न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पक्षों व नियमों का प्रतिपादन कर शुक्र ने एक व्यवस्थित न्यायिक विचार दिया है।